तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में, जहां हम आज बात करेंगे हमारे नए चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बारे में। देखो, 9th क्लास के बच्चे बोलते हैं कि यार सर ये चैप्टर है ना, ये सबसे टफ चैप्टर लगता है हमको, तो इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। पता नहीं कौन सी वैलेंसी होती है, क्या होते हैं, कैसे एटम बनते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं क्या 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 क्या। बट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रो इज हियर। इतना इजी तरीके से समझाऊंगा आपको कि आप कहोगे सर इस बुक का सबसे इजी चैप्टर ही हमको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लग रहा है। तो अपनी नोटबुक निकालो, स्टार्ट करते हैं अपन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। आई होप आपको मजा आएगा। नोटबुक निकालो, स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं इस चैप्टर के अंदर, जो अपनी केमिस्ट्री का चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ आपको मैं। बेसिक स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। आप बोलोगे सर साइंस की क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या हमको? अरे भाई, स्टार्ट करोगे ना, बेस स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तभी तो ऊपर बिल्डिंग बनाओगे। तो अपन बेस से स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट मैं कहना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ ही नहीं आता इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं आता। ये वीडियो खत्म होने तक सब कुछ आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। आपको सर सबसे हलवा चैप्टर यही है, आपको वैसे पता ही है। हलवा चैप्टर मतलब जो सबसे प्यारा चैप्टर होता है, जिसको ऐसे मुंह में रखते ही पहले वो अपने आप बिना चबाए अंदर खाने आ जाता है, उसको बोलते हैं हलवा चैप्टर। जिसको बिना पढ़े एकदम से अपन को ईजी वे में याद हो जाता है, उसको बोलते हैं हलवा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इस हलवा चैप्टर को इसकी हिस्ट्री से। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि एटम जो चीज, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कवरी हुई किसने, क्या किसने बताया? कुछ बताया होगा किसी किसी ने, तो किसने स्टार्ट किया होगा? तो देखो 500 बीसी में अपने इंडिया के अंदर जो है ना, सबसे पहले महर्षि कणाद थे। कौन थे? कणाद, महर्षि कणाद। अब अपने यहाँ पे जो पुराने जो साइंटिस्ट होते थे ना इंडिया के अंदर, वो सब ऋषि होते थे, ऋषि महर्षि, है ना। जैसे कि महर्षि सुश्रुत थे, आचार्य चरक थे, ये कणाद थे, आर्यभट्ट थे। आप है ना इन सब की फोटो देखो, इस टाइप के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, ऐसे बड़े बड़े बाल रखते हैं। ये तो फोटो ऐसे बनाई हुई है, बट मतलब ऐसी उनकी फोटो होती है। तो जो पहले जो साइंटिस्ट होते थे अपने यहाँ पे, वो सब ऐसे ऋषि महर्षि टाइप के होते थे, क्योंकि वो उनकी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह जहाँ पढ़ते थे, तो वहाँ पे इसी टाइप से गुरुकुल होते थे, गुरुकुल जैसी यूनिवर्सिटी होती थी, वहीं पढ़ते थे, पढ़ाते थे वो। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था परमाणु के बारे में। दुनिया भर में सबसे पहले इन्होंने बताया कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई है, वो सारी की सारी एक छोटी सी चीज से बनी हुई है। और वो छोटी सी चीज को इन्होंने क्या बोला? परमाणु बोला। क्या बोला? परमाणु बोला। याद रहेगा, ठीक है। परमाणु, परम अणु, उससे बड़ा होता है अणु। और अभी मेरी बात सुनो, अभी आप जो है ना, अभी जब अपन नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बातें करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अपन कोई से मिट्टी अपना पास पड़ी होती है, अपन क्या बोलते हैं? ये धूल का कण है ना, ये मिट्टी का कण है। वो कण क्यों बोलते हैं अपन उसको, पता है आपको? आज पता चलेगा आपको। क्योंकि इन महर्षि कणाद ने सबसे पहले सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बताया था, परमाणु के बारे में बताया था। इसलिए इनके नाम से अपन क्या बोलते हैं? उसको कण बोलते हैं, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात बता दी कि आपको आज बताई ना भाई ना। तो इनकी वजह से अपन बोलते हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया था। उसके बाद में जो एंशियंट ग्रीस था, ग्रीस के अंदर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने जो सबसे पहले बताया, किसके बारे में? डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने एटम के बारे में इन्होंने नाम दिया। उन्होंने वही चीज बताई इन्होंने कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जैसे इससे पहले आप 2 चैप्टर में पढ़े ना, मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें हैं, वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। उसका नाम इनने बोला एटम। क्या बोला इनने? एटम से मिलकर बनी हुई। किससे बनी हुई? एटम से। इनने बोला परमाणु से बनी, इनसे बोला एटम। एक ही चीज थी, बस नाम अलग अलग थे, ठीक है। अब जो है फिर उसके बाद में एंटोइनो लेविजियर ने जो है आपके केमिकल कॉम्बिनेशन के और इनके लॉज जो उसके बाद में फिर इन फ्यूचर में मॉडर्न एरा में स्टेब्लिश किए कि कैसे अलग अलग जो एटम्स होते हैं, कैसे कैसे अलग जो परमाणु होते हैं, कैसे कैसे जो वो सब मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैसे वो कंपाउंड बनाते हैं, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन होती है। फिर वो मॉडर्न केमिस्ट्री जो है, जो आप आज पढ़ रहे हो, वो स्टार्ट हुई है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो कहाँ से चला था आपका एटम और परमाणु? तो ये बात समझ में आ गई होगी कि ये एटम जो है क्या चीज है। ये अभी तक तो जो अपने पुराने जो बड़े बूढ़े कह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं दुनिया भर में सब चीजें जो बनी हुई है, वो किससे बनी हुई है? वो एक सबसे छोटे से पार्टिकल से बनी हुई है, और वो पार्टिकल का नाम क्या है? एटम नाम है। चलो भाई, ये समझ में आ गया आपको। चले आगे। अब बात कर रहे हैं अपन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। क्या चीज है भाई? देखो, अब एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में आगे पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी कुछ बातें पढ़ लेते हैं, सिंपल सिंपल सी, है ना। तो ये लॉ है, उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल की। पहला लॉ है, दो फंडामेंटल लॉ है। पहला जो लॉ है आपके, वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है।
कोई अलग अलग टाइप के केमिकल कभी आपस में मिलते हैं और कुछ रिएक्शन करके कुछ नया बना रहे हैं, तो रिएक्शन होने से पहले जो उन दोनों का जो मास था, उनका जो वजन था, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं, तो वो रिएक्शन होने के बाद में जो उनका मास रहेगा वो हमेशा ही सेम ही रहेगा। क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। समझ आया कि नहीं आया? इजी इजी बात है कि नहीं है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि आप केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। समझ आया? ठीक है। कौन सा लो है ये? लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो कंजर्व रहता है। मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है। वो ना आप बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। एक एग्जांपल देखो भाई, बिना एग्जांपल के बच्चों को समझ में कहाँ आता है यार? मुझे पता है, मैं जानता हूँ ना, मेरे भाई लोग हैं, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता उनको। देखो जस्ट इमेजिन आपके पास में एक बर्तन है। क्या है? बर्तन है। आपने इसके अंदर रख दिया एक कागज। कागज समझते हो? और आपने इसको जला दिया। क्या कर दिया आपने? इसको जला दिया। वाह, कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो भाई का। अब आपने इसको जला दिया। अब जलाने के बाद में क्या होगा कि इसके अंदर, जैसे कि मान लो आपने जलाने से पहले इस पेपर का और ग्लास का कुछ वेट किया था, तो जस्ट इमेजिन वो 238 ग्राम आया था। जस्ट रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता है, मैंने थोड़ी ना, बट अगर आया हो तो जलाने के बाद में इसका वेट करोगे ना तो वो कम आएगा। वो कम आएगा, जितना है उतना आएगा नहीं। ठीक है। बट आप क्या करो कि इस ग्लास को जो है ना, इस कंटेनर को पूरी तरीके से आप बंद कर दो। इस ग्लास के कंटेनर को आप क्या करो? पूरी तरीके से बंद कर दो। बंद अलग कलर से कर देता हूं मैं। बंद कर दिया आपने। और फिर इसके अंदर जो ये कागज था ना, इस कागज को आपने क्या किया? जलाया। क्या कर दिया आपने? जलाया। अब जो आपकी इसका जो वेट आया है ना, अब जो इसका वेट आया है आपके, वो वेट पहले अगर वो 238 ग्राम था, तो जलाने के बाद भी 238 ग्राम ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब आपने इसको जलाया ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ वो पार्टिकल्स, कुछ गैसेस, कुछ यहाँ से बाहर निकल के चली गई, तो उस टाइम पे तो उसका वजन कम हो गया। बट जब आपने इसको पूरा तरीके से पैक करके रखा ना, तो इस रिएक्शन में जो भी नई चीजें बन रही है वो सारी की सारी इसी में है। और अपन ने पढ़ा कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो मास है वो कंजर्व रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी चेंज होगा क्या? ये नहीं होगा चेंज। ऐसे एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक के अंदर भी है, बुक खोलना पढ़ना, उसके अंदर एक्टिविटी है, देखना आपको समझ में आएगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के देख रहा, मान लो कि एक कोई रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, दो भी दो चीजें हैं। ठीक है। उनकी रिएक्शन हुई, कुछ नया ए बी प्रोडक्ट बन गया। तो मास ए का जो मास है वो प्लस बी का मास करो, तो टोटल मास वो कितना आएगा? वो ए बी के, मतलब जो आपके प्रोडक्ट आया उसके मास के बराबर ही आएगा। वो आसान आ रही है? तो कुल मिलाकर के रिएक्शन से पहले उन दो या तीन चीजों का जो मास था, प्रोडक्ट में जो भी बना है वो उन तीनों का सम के बराबर ही आएगा, क्योंकि मास ना तो बढ़ता है ना कम होता है। कितनी सिंपल सी बात है ना? सिंपल सी बात है। आगे चलें क्या? चलो भाई आगे सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये उल्टा कह रहा है भैया, है ना? समझना है इसको। ये कह रहा है कि केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो हमेशा ही एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आप उसको सोर्स कहीं से लेके आ जाओ या कहीं से भी बना लो, किसी भी तरीके से बना लो, वो उनका जो रेशो है वो सेम ही रहता है। किसका? उनके मास का रेशो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि H2O है। क्या है? H2O है। अब आप H2O चाहे नदी से लेके आओ पानी, चाहे सागर से लेके आओ, वाह कितनी सुनते, इतनी बोल रहा हूं मैं, चाहे, और हिंदी में क्या होता है शब्द, तालाब से लेके आओ, चाहे नल में से लेके आओ, आप पानी कहीं से भी लेके आओ, ठीक है, या लेब में कहीं बना लो पानी को हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करके, तो भी ये जो इनके मास का जो रेशो है ना वो बराबर ही रहेगा। और वो मास का रेशो होता कितना है? वो होता है 1:8। कितना होता है? 1:8। 1:8। इसका मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन, तो क्या कहते हैं इसको, 8 ग्राम कितना होगा आपके? ऑक्सीजन। कितना होगा? ऑक्सीजन। बात समझ में आएगी नहीं है?
क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आप चाहे पानी कहीं से भी लेके आओ, उसके अंदर इनके जो मास का रेशो है ना, मास का रेशो वो सेम ही रहेगा। जस्ट इमेजिन कि आप है ना पानी लेके आए। अब वो पानी जस्ट जैसे मान लो कि आप 9 लीटर पानी लेके, भी एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, 9 लीटर पानी लेके आए, तो इस प्रोपोर्शन के हिसाब से दोनों हमेशा ही 1:8 में ही होंगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसमें 1 लीटर तो होगा हाइड्रोजन और 8 लीटर होगा, क्या होगा आपके, ऑक्सीजन। इसी प्रोपोर्शन में होंगे। आप चाहे मान लो कि 900 लीटर पानी लेके आ गए, कितना लेके आ गए, तो उसके अंदर से 100 लीटर होगा कितना, ऑक्सीजन, और जो 800 लीटर है वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन होगा। ये हमेशा प्रोपोर्शन में ही होते हैं। अब चाहे आप एक बूंद पानी लेके आओ, चाहे आप समुद्र भर के पानी लेके आओ, उसका जो रेशो है किसका, उसका मास का, वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। एग्जाम्पल देखो, तो मान लो कि आप पानी का सैंपल लेके आए कहीं से भी एक, आप 18 ग्राम पानी लेके आए, कितना लेके आए, तोल के लेके आए 18 ग्राम। अगर आप 18 ग्राम लेके, एग्जाम्पल लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप 18 ग्राम पानी लेके आए हो तो उसमें से 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम कितना होगा, क्या होगा, 16 ग्राम आपकी ऑक्सीजन होगा। तो 2/18 कट गया, तो ये 1/8, रेशियो 1/8 ही आएगा हमेशा ही। मान लो दूसरा सैंपल कहीं और से लेके आए आप, 36 ग्राम पानी लेके आए, तो उसके अंदर से जो 4 ग्राम होगा वो हाइड्रोजन होगा और 32 ग्राम आपके ऑक्सीजन होगा। दोनों को काटो तो ये रेशियो कितना आएगा, 4 18 8 जा 32, तो 1:8 ही आएगा। मान लो कि आप 9 ग्राम लेके आए पानी कहीं से, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम तो होगा आपके ऑक्सीजन और 8 ग्राम, सॉरी 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। दोनों कट कुटा करके 1/8 ही आ रहा है, तो 1/8 रेशो ही रहेगा हमेशा ही। अब जैसे ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो गया रेशो, ऐसे कोई और भी एलिमेंट होगा, कोई और भी कंपाउंड होगा ना, तो वो भी हमेशा फिक्स रेशो में ही होता है, रेशो में ही होता है। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 2 लॉ पढ़ लिया अपने। पहली चीज क्या पढ़ी अपन, आपको समझ में आएगा, लिख लेना, और एग्जाम्पल से तो समझ में आते हैं, देखो एग्जाम्पल याद रखो, समझ में आ जाएंगे आपको। पहला वो कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास सेम रहता है, आप रिएक्शन करने के बाद में और पहले उसमें आप मास ना तो मास बढ़ा सकते हो ना मास को कम कर सकते हो, वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही होता है। और दूसरी बात क्या है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, वो हमेशा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। मेरी आवाज में थोड़ी चेंज आया क्या, माइक डिस्टर्ब हो गया था हल्का सा, हेलो हेलो, हाँ, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। समझ आया, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए भाई, भाई बेटा है, ऐसे कैसे हो जाएगी। चलो आगे हो तो बता देना, याद करेंगे उसका भी। अब अपन चलते हैं, तो ये 2 लोग समझ में आ गया ना, ये आपको याद रखना, केमिस्ट्री का बेस है ना, कि भाई एक तो कभी ना मास बदलता है ना उनका रेशो कभी चेंज होता है। अब चलते हैं अपन अपने लीनियर टॉपिक के ऊपर धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। चल बात करते हैं अपने एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब कहाँ है, फोटो है क्या, ओ भाई साहब, जॉन डाल्टन, क्या नाम इनका, जॉन डाल्टन, डोल्टन, कुछ भी कह दो इनको। Dalton revolutionary atomic theory. John Dalton proposed that all matter, element, compounds and a mixture is composed of tiny particles called atom. डाल्टन साहब कह रहे हैं कि दुनिया भर में जितने भी आपके पास एलिमेंट है, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी मिक्सचर है, जो आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़े भी हैं, वो सारे के सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बने हुए हैं, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो कौन से हैं, एटम्स है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एटम क्या चीज समझ में आ गई ना। अभी तक हाल फिलहाल के लिए डिफरेंस समझो कि दुनिया भर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड है, जितने भी मिक्सचर है, जितने भी मैटर है, सब चीजें किसी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अपन एटम। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। His theory provided the scientific foundation for understanding chemical reaction. तो उन्होंने फिर बाद में बताया, तो जो आपके केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती है उसको, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर होता है, उस समझने में बड़ी हेल्प हुई, किसकी थ्योरी के हिसाब से, डाल्टन साहब की थ्योरी के हिसाब से। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। आज वो गाना याद आ गया मुझे, इससे पहले वाली क्लास में आपको सेकंड पेपर में पढ़ रहा था ना, तो मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा था, वो अर्जुन कपूर वाला, कौन सा था वो फिर भूल गया यार, अभी याद आया था मुझे। अरे अभी तो गाना याद आया था, वो जिक्रा जिक्रा कौन सा गाना है यार, वो अंडरवर्ल्ड में जिक्रा है, ऐसा कुछ है गाना, वो मुझे कल की क्लास में याद नहीं आ रहा था, आज याद आ गया। तो 6 पोस्टुलेट दिए हैं डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी में, 6 बातें बताई इन्होंने। कितनी बातें बताई, 6 बातें। वैसे तो बातें और भी बताई, लेकिन अपने काम की भी हाल फिलहाल बेसिक 6 बातें बताई इन्होंने, ठीक है। कौन कौन सी, पहली बात करते हैं,
ये कह रहे हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहली बात सिंपल से आगे लिखी गई, अपने अपने उसमें इंट्रो में लिख दी क्या, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये देखो 6 की 6 बातें याद रखनी है, मैं रट्टा मारा है ना पूरा पूरा भाई, समझा तो मैं दूंगा आपको। सेकेंड ने कहा एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये कह रहे कि एटम जो होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि आप तोड़ दो फिर 2 कर दो फिर 3 कर दो। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई एटम क्रिएट होता है ना कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। एटम इधर उधर जाते जरूर है, ट्रांसफर होता है एटम्स का, लेकिन ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रोपोर्शन। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मतलब कि सेम एलिमेंट, जैसे जस्ट इमेजिन कि हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन का अगर कोई एटम है तो वो चाहे आप H2O से लेके आओ, चाहे आप उसको H2SO4 से लेके आओ, चाहे आप उसको HCl से लेके आओ, चाहे आप उसको NaOH में देख लो, वो कहीं पर भी हो जो हाइड्रोजन का एटम है, चाहे H2 गैस में हो जो हाइड्रोजन गैस होती है वहां में, उन सब में हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, उसकी मास उसकी प्रॉपर्टीज वो सब जगह सेम ही होती है। मतलब हाइड्रोजन का एटम ही रहेगा। वो अलग जगह पे जुड़ गया है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग हो गई है कि ये एसिड बन गया, ये बेस बन गया, ये वाटर बन गया, बट जो हाइड्रोजन है उसका मास वो सेम ही रहेगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहेगी। कहीं भी जुड़ जाओ, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, तो वो सब मिलके बनाते हैं। जैसे कि इमेजिन करो कि आपके पास में एक ईंट है। क्या है? ईंट है, एक टाइप की ईंट है ना। अब उस ईंट से आप किचन बना लो, या रूम बना लो, या उस पर छत बना लो, या उसकी दीवार बना लो, या उसका बाथरूम बना लो। ईंट की जो प्रॉपर्टी है वो तो ईंट की प्रॉपर्टी ही रहेगी, उससे अलग अलग चीजें बन सकती है, लेकिन ईंट की प्रॉपर्टी तो ईंट की प्रॉपर्टी थी, उसकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। तो जैसे एटम की प्रॉपर्टी वो रहती है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव एटम्स विद डिफरेंट मासेज एंड प्रोपोर्शन। लेकिन डिफरेंट अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, ठीक है। जैसे कि सल्फर का एटम अलग होगा, नाइट्रोजन का एटम अलग होगा, कार्बन का एटम अलग होगा, बट सेम टाइप के सेम होते हैं। बात समझ में आ गई। अगला, एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। यही एटम्स होल नंबर में क्या होते हैं? कंबाइन करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो अपने कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि H2O, कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, आधा आधा नहीं जुड़ते भैया, है ना, पूरे पूरे जुड़ते हैं। जैसे कि 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, जैसे कि 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, जैसे कि मान लो NaCl है तो 1 सोडियम और 1 क्लोरीन जुड़ गया। जैसे कि और भी कुछ भी समझ लो आप, जैसे कि NaNO3 है तो 1 सोडियम हो गया, 1 नाइट्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो ऐसे अलग अलग टाइप के एटम्स जो हैं वो सब साथ में मिलकर के जुड़ते हैं। क्या करते हैं? साथ में मिलकर के जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं अलग अलग रेशो के अंदर, लेकिन होल नंबर में। कैसे होते हैं? होल नंबर में होते हैं। नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन कंपाउंड रिमेन कांस्टेंट। नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स इन कंपाउंड, अब वो नंबर है जो कि इसके अंदर से मान लो H2O है, अभी बताया मैंने आपको, तो ये नंबर कांस्टेंट रहता है। अब हाइड्रोजन का आप एक बूंद लेके आओ चाहे एक सागर भर के लेके आओ, वो जो ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ये जो नंबर है ना ये सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 6 के 6 बात याद रहेगी। पहली बात, ऑल मैटर्स मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, सब छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, एटम जिसको बोलते हैं। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन में, ना बनते हैं ना टूटते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। एक ही टाइप के एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उस प्रॉपर्टीज, उनका मास, उनका सब कुछ सेम होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव एटम्स विद डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। अलग अलग टाइप के अगर एलिमेंट्स है तो उनकी जो मास एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और मास अलग अलग होती है। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो होते हैं वो सिंपल होल नंबर के अंदर कंपाउंड बनाते हैं होल नंबर के अंदर, और उनका जो रेशो होता है वो सेम ही होता है, मतलब कि जो नंबर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, किसी भी रेशो में आप लेके आ जाओ उनको। बात समझ में आ गई? समझ आ गई? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 6 के 6 नंबर्स, 6 के 6 पोस्टुलेट्स। अब बात करते हैं एटम क्या है भैया, इन्होंने बताइए एटॉमिक थ्योरी के अंदर। तो इनकी थ्योरी के हिसाब से बात क्या पॉसिबल हुई है, मतलब क्या जो अपने कंक्लूजन निकला है, पहला कि एटम आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। कि पूरा जो यूनिवर्स, जैसे घर बनता है ईंटों से, वैसे पूरा यूनिवर्स किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो एटम वो है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या है? एटम है, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, हर चीज एटम की बनी हुई है।
उसके बाद में सो स्मॉल दे कांट बी सीन इवन इन द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं, क्या बताऊं कितने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। ये बात भी किससे पता चल गई? डाल्टन साहब की थ्योरी के हिसाब से। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, या इसको ऐसे कह सकते हो आप कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो स्मॉलेस्ट छोटी छोटी चीज कौन सी हो गई है? वो एटम हो गई है। तो उनकी थ्योरी से अपना ये कंक्लूजन निकला कि भाई एटम क्या है, बस समझ में आ गई होगी एटम क्या होता है। मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग से कुछ भी पता नहीं है, आप जानते ही नहीं हो एटम क्या होता है, पहली बार 9th क्लास में पढ़ रहे हो, तो भी चिंता वाली बात नहीं है, मैं सब बता दूंगा। अब समझ में आ गया ना एटम क्या होता है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? जितना समझ में आया है ना उतना समझ में, उसको अच्छे से पक्का समझ लो, फिर जैसे अपन आगे चलते जाएंगे तो उसको और आगे पढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। ब्रो इज हियर, अंडरवर्ल्ड में जिक्र है जाके नाम का, ठीक है भैया। अब बात करते हैं ये स्केल ऑफ एटम की, एटम होता कितना बड़ा है। भाई सर आप बोल तो रहे हो कि सर ये बहुत छोटा होता है, ये सर टीनी पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल जैसे एटम, जैसे दुनिया बनी हुई है, कितना छोटा, छोटा छोटा कितना छोटा होता है? तो उसकी जो रेडियस होती है उसको अपन नापते हैं अपन नैनोमीटर में। क्या होते हैं? नापते हैं नैनोमीटर में। किसको नापते हैं? नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर क्या चीज होती है? तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। अब ये क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो एक बार कंपेयर करना है ना। देखो जैसे कि 1 मीटर में होता है आपके 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, दिख रहा है ना 100 सेंटीमीटर। तो इस 100 सेंटीमीटर को अपन लिखते हैं 10⁻⁻², ये लिखेंगे क्या? पॉइंट लगाया यहाँ, नहीं यहाँ लगाया, 10⁻⁻1 लिखेंगे। सॉरी भाई बच्चों क्या करते हो, 10⁻⁻1 लिखेंगे, सही है क्या? 10⁻² है ब्रो, क्या करवाते हो बे? 100 सेंटीमीटर 10⁻², कंफ्यूज कर दिया मुझे, 10⁻², ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन की जो 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 सेंटीमीटर, उसके अंदर होते हैं आपके 10 मिलीमीटर। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर जो हो गया ना वो आपके कितना हो गया है, मतलब इसका भी 10, तो आपके हो गया ये 10⁻, मीटर है ना यार, वो तो सही तो लिखा था मैंने। यही है यार, गलत करते हो यार, इसी बातें करते हो यार आप। 10⁻⁻² ही है वो, हाँ कंफ्यूज करते हो मुझे, 10⁻⁻³ आ जाएगा। फिर ऐसे ही मान लो कि आप अब मेरी बात सुनो, जस्ट इमेजिन कि, अब मैं सजेशन करता हूँ सिंपल लैंग्वेज समझो, इतना बड़ा जस्ट इमेजिन कि एक मीटर होता है, ठीक है, इतना बड़ा एक मीटर है, उस मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो उसके छोटे 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 से 100 टुकड़े कर लो ऐसे, छोटे छोटे से। मान लो 1 मीटर है इतना बड़ा, इसके अंदर से छोटे छोटे से आपने 100 टुकड़े कर लिए, तो एक टुकड़ा आया, ये कितना हो गया आपके 1 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। इसके से 10 टुकड़े कर लो, कितने टुकड़े कर लो? 10, तो एक छोटा टुकड़ा आएगा पास में, वो हो गया आपके 10⁻⁻³ हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आप उसके भी 10 छोटे टुकड़े कर लो, तो वो होगा 10⁻⁻4। फिर उसके भी छोटे 10 टुकड़े कर लो, तो वो होगा 10⁻⁻5। फिर उसके भी 10 छोटे टुकड़े कर लो। अब सोचो आपने एक छोटे 10 छोटे टुकड़े कितना हो गया था, उसके 10 छोटे टुकड़े कितना कितना आ रहा होगा। तो मतलब कि ऐसे 10⁻⁻9 का मतलब होता है 0 मीटर, 0.000000001 इतना बड़ा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है आपके नैनोमीटर। बात समझ में आ रही है? अब सोच के देखो, आप देख सकते हो क्या? देख सकते हो क्या? इतना छोटा होता है। एटम को नैनोमीटर में नापना पड़ता है। जैसे कि एटम, हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, उसकी जो रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻10। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। जो आपके वाटर का मोलिक्यूल होता है ना, उसके होती है 10⁻⁹ मीटर। जो आपके एक मिट्टी का कण होता है, धूल का कण, जो छोटा सा जो माइक्रोस्कोप देखते हैं अपन, वो होता है 10⁻⁻4। अब तरबूज होता है ना, बड़ा तरबूज, उसकी रेडियस होती है 10⁻⁻1। कितनी होती है? 10⁻⁻1 उसकी होती है। तो ऐसे करते 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 सोच, 10 सेंटीमीटर होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास 10⁻⁻1 होती है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? तो इस टाइप से इसकी अपन या अपन समझो और समझो पर्सपेक्टिवली, इफ एन एटम वर द साइज ऑफ ए मार्बल, अ मार्बल वुड बी द साइज ऑफ अर्थ।
कंचे खेलें कभी? कंचे खेले तो कंचा होता है वो। जस्ट इमेजिन कि अगर वो कंचा जो है ना, वो तो इतना बड़ा आपके अगर एटम है, क्या है, कंचे बराबर बड़ा है, एटम वाज द साइज ऑफ मार्बल। तो जो आपके कंचे की जो साइज है ना, उसका मतलब कि वो यूनिवर्स के बराबर होनी चाहिए। कितनी बराबर होनी चाहिए? यूनिवर्स के बराबर। समझ रहे हो कितना छोटा हो गया? कितना छोटा हो रहा समझ में आ रहा है? मतलब अर्थ जो है वो यूनिवर्स के बराबर, मतलब क्या आपका अर्थ है वो अब यूनिवर्स कितना बड़ा है, उस पूरे अर्थ के ऊपर वो यूनिवर्स है, उसके ऊपर एक कंचा है ना, अपने अर्थ के ऊपर एक कंचा नहीं होता है क्या? इतना बड़ा क्या होता है? एटम होता है बस। या यूनिवर्स का या यूनिवर्स का जितनी बड़ी अर्थ है ना, उतना बड़ा क्या है आपके? एक एटम होता है। इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। समझ में आएगा नहीं कितना छोटा होता है? चलो भाई, तो ये हो गया आपके एटम की रेडियस, इतना छोटा एटम अपने होता है। इस बार चलते हैं अपन मॉडर्न केमिस्ट्री, एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बारे में अपन बात करते हैं अपन के इनके सिंबल्स वगैरह क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ें हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, तो एटम के बारे में डिस्कवरी कर ली भैया, है ना, डाल्टन साहब ने और भी लोगों ने, वो सर ने बोला कि भैया एटम जो है वो इतना है, ये है, सब छोटा पार्टिकल है, जिससे कि पूरी दुनिया भर के सारे सारे पार्टिकल्स बने हुए हैं, सारे मैटर बने हुए हैं, सारे कंपाउंड बने हुए हैं, सारी चीज़ें बनी हुई है। तो इनने कहा कि सबसे पहले जो डाल्टन साहब थे उन्होंने बताया फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट रिवोल्यूशनेशन केमिकल नोटेशन। कहे कि यार देखो केमिकल रिएक्शन वगैरह हो तो रही है, पर इसको अपन बताएंगे कैसे? तो सबसे पहले डाल्टन साहब थे। डाल्टन साहब ने कहा कि देखो है ना, पहचान लिया भाई, हाइड्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, ये कार्बन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है। पहले स्टार्टिंग, अभी तो बहुत सारे एलिमेंट्स अपने को मिल चुके हैं जिनके एटम्स पता है अपने को, स्टार्टिंग में ज़्यादा पता नहीं थे, कुछ जिनके पता था कुछ कुछ। तो डाल्टन साहब सबसे पहले होशियार आदमी थे, इन्होंने बोला कि काम करो, इनको सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे अपन। किससे करेंगे? सिंबल से। कि अलग कोई केमिकल रिएक्शन दिखानी है तो भाई उन पर डायग्राम बना दो उनका। जैसे कि सैंपल्स किस टाइप के? इस टाइप के सैंपल। जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, तो पुराने जमाने में हाइड्रोजन कैसे दिखाते थे? तो एक गोला बना दिया, बीच में डॉट बना दिया, क्या हो गया? हाइड्रोजन। केवल एक गोला बना दिया, वो क्या हो गया? कार्बन। इसको काले अंदर शेड भी कर रखा है ऐसे ऐसे ऐसे। केवल एक गोला बना दिया, केवल एक गोला बना दिया, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऐसा एक गोला बना करके उसके अंदर ऐसा मर्सिडीज का साइन बना दिया, मर्सिडीज का ही है ना, तो वो हो गया फॉस्फोरस। अगर ऐसा बना करके जब प्लस डॉक्टर वाला साइन बना दिया तो वो हो गया सल्फर। ऐसे बीच में करके डंडा खींच दिया तो वो हो गया आयरन। डंडा खींच के उसके अंदर सी लिख दिया तो वो हो गया कॉपर। ऐसे सिंबल से बनाया। किसने बनाया? डॉक्टर साहब ने। उन्होंने कहा कि ये सिंबल से अपन रिएक्शन लिखेंगे अपन। बट अब धीरे धीरे करके तो एलिमेंट्स तो बहुत सारे बढ़ते गए, तो ऐसे तो सिंबल याद करना, बनाना, ड्राइंग थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन यार, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो गया। तो उसके बाद में फिर क्या किया, इन्होंने कहा नहीं नहीं यार, ऐसे काम चलेगा नहीं। तो फिर जो अपने ये बेर्जेलियस साहब है, इसकी वजह से नया नया सिस्टम आया, बेर्जेलियस सिस्टम जिसको बोलते हैं अपन। इनने कहा कि काम करो कि सिंबल से काम नहीं चल रहा, अपने अपने काम करते हैं अपन, लेटर्स लिख लेते हैं। क्यों? लेटर सबको आते हैं, 26 लेटर। तो जिसका जो नाम होगा वैसे उसका नाम रख लेंगे। जैसे कि कार्बन रखना है तो मान लो कि कार्बन है, आपको पता है कार्बन है, तो इसका जो एटम हो उसका नाम क्या रखना है अपने को? एलिमेंट का नाम तो अपन सी रख देंगे, सिंपल सा काम है। जैसे नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है, तो क्या करना अपने को? उसका एन कर दो। जैसे ऑक्सीजन है तो क्या करना उसका? ओ कर दो। जैसे मान लो हाइड्रोजन आ गया तो क्या करना उसका? एच कर दो। जैसे कि मान लो कि कॉपर आ गया, अब आप बोलोगे सर कार्बन भी सी था, अब कॉपर का क्या करेंगे? कॉपर में भी सी कर दें तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा क्या? तो इन्होंने कहा कि देखो जो पहले मिल गया वो ठीक है, उसका तो पहले अपने फिक्स बुकिंग कर दी, कॉपर जो है अपना सी हो गया। तो अगर कोई सेम नाम के आ जाए ना तो उसका सेकंड लेटर भी लिख दो, और वो स्मॉल लिख दे, अपने क्या कर दिया? स्मॉल लिख दो। तो सी तो बड़ा हो गया, छोटा वाला क्या हो गया? यू रख दिया कॉपर। जैसे कि कोबाल्ट मिल गया बाद में, कोबाल्ट भी, तो इनने कहा कि चलो कॉपर तो मिल ही रखा है तो सेकंड लेटर भी लिख दो इसका, सी ओ, तो कोबाल्ट हो गया। तो फर्स्ट लेटर लिखते हैं कैपिटल, सेकंड लेटर लिखते हैं स्मॉल। इस तरीके से जो कंपाउंड जो एलिमेंट्स है वो बनते हैं। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो पहले तो साइन में समझते थे एटम के जो नाम होते थे, उसके बाद में फिर जो है इनके इस टाइप से लेटर लिखने लग गए। ठीक है, लेटर वो लेटर नहीं है तुम्हारा वाला लेटर, ये अलग लेटर, ये इंग्लिश वाला लेटर है। ठीक है, तो कौन से रूल होते हैं? पहला जो सिंबल लिखने के रूल क्या होते हैं? पहला तो ऑलवेज रिटन एज ए कैपिटल लेटर, सबसे पहले कैपिटल लेटर में लिखते हैं, फर्स्ट लेटर तो हमेशा ही अपन। सेकंड लेटर जो होता है वो ऑलवेज रिटन एज ए स्मॉल लेटर, सेकंड लेटर हमेशा ही अपन स्मॉल लिखते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया ये कोबाल्ट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब बोलोगे सर ये तो सब ठीक है, पर आयरन का तो एफ ही होता है। आप कहोगे सर आयरन तो क्या होता है? एफ ही होता है। आप कहोगे सर गोल्ड तो जी होना चाहिए था, पर गोल्ड तो ए ही होता है ना। आप बोलोगे सर सिल्वर तो ऐसा ही होना चाहिए था, पर आप बोलोगे सर सिल्वर तो एजी होता है कि नहीं? आप बोलोगे सर पोटेशियम तो, पोटेशियम की स्पेलिंग क्या होती है? जो भी होती है,
आप बोलो सर पोटेशियम तो पी होना चाहिए था, पर पोटेशियम तो के होता है। तो ये तो कंफ्यूजिंग वाला मामला है ना। क्योंकि भाई आपने जो नाम बताया सर, आप तो कह रहे सर जो नाम है वो चेप दो, तो मैंने आयरन का आई लिख दिया, तो गलत हो जाएगा भैया, ऐसे थोड़ी है, तो आयरन का तो एफ ही होता है। तो कुछ कुछ नाम जो हैं वो उनकी ओरिजिन लैंग्वेज से या पुरानी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज से लिखे हुए हैं, जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि लेटिन, जर्मन और ग्रीक के अंदर तो आयरन जो है ना, इसको लेटिन लैंग्वेज में अपन फेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरम। इसीलिए आयरन का नाम क्या हो गया? एफ हो गया, आयरन का नाम आई नहीं लिखा। जैसे जो सोडियम होता है ना, सोडियम एस लिखना चाहिए था, एस ओ लिखना चाहिए था, पर लेटिन नाम में इसका नाम है नेट्रियम, तो इसलिए नेट्रियम से एन लिख दिया अपन ने। पोटेशियम का लेटिन नाम है केलियम, इसलिए अपन ने उसका के लिख दिया। बात समझ में आ रही है? तो बाकी सब तो सेम ही है, बट कुछ 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 ऐसे नाम है जिनके लेटिन या ग्रीक नाम है, उसके हिसाब से इनके एलिमेंट के नाम बने हुए। जैसे एल्यूमिनियम का तो एल है ही है, ऑर्गन का ए आर है ना। बेरियम का बी ए, कैल्शियम का सी ए, और कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल, कोबाल्ट का सी ओ, कॉपर का सी यू, फ्लोरीन का एफ, गोल्ड का ए यू। लेटिन नाम क्या होगा? ओरम नाम होता है इसलिए इसका। हाइड्रोजन का एच। ऐसे इन सबका नाम है, आपको नाम याद रह जाएंगे ना। तो वैसे जनरली तो जितने भी नाम है उनके नाम से ही नाम है, सिंबल है, तो आपको याद वैसे हो जाएंगे। आपने कर लिए होंगे, अब तो साल आधा निकल चुका है। और अगर जिसका नाम थोड़ा सा अलग है तो वो याद रख लेना आपको, है ना, कि कौन सा नाम उसका। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ऐसा याद रहेगा। भूलोगे तो नहीं, भूल के देख लेना। अंडरवर्ल्ड में चिक कर रहा है, भूलना नहीं है भैया, ठीक है। अरे यार गाना तो नहीं दिमाग में बैठ गया, मैं 2 दिन से दिमाग में वही गाना चल रहा है मेरे तो, अंडरवर्ल्ड में जिक्र। तो अब बात करते हैं अपन एटॉमिक मास फंडामेंटल की। देखो मेरी बात सुनो, अब आप बोलोगे सर एटॉमिक मास से क्या बातें करते हो आप, तो एटम है ही इतना छोटा। आपने बोला सर 10⁻⁹ मीटर होता है, वो इतना छोटा, इतना छोटा, सोच में से इतना छोटे 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 छोटा होता है। इतना छोटा होता है तो उसको अपन तोलेंगे कैसे, उसका वजन कैसे करेंगे? तो एटॉमिक मास की तो बात ही नहीं है, पर उसका भी मास भी करेंगे अपन। तो बहुत छोटा है माना, तो उसको अपन ऐसे 1 किलो 2 किलो में नहीं तोल सकते, पर किसी किसी में तो उसका मेजरमेंट करेंगे ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इंट्रोड्यूस एटॉमिक मास, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास अब कैसे मेजर करना है बताऊंगा आपको मैं, घबराओ मत। पर जो एटम का जो मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, ठीक है। 1961 के अंदर एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास। तो इस एटॉमिक मास यूनिट को नापते कैसे हैं? किसके? जैसे कि अपन वजन नापते हैं ना, तो बहुत ज्यादा भारी होता है तो क्विंटल में नापते, टन में नापते हैं, फिर क्विंटल में नापते हैं। थोड़ा कम कम होता है तो किलोग्राम में ना, 2 किलो 5 किलो 6 किलो। थोड़ा और कम होता है 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम से नाप लेते हैं। अभी इतना कम है, इतना कम है तो ग्राम में किलो में तो नाप भी नहीं सकते। तो इसलिए इसके लिए अलग यूनिट बनाई गई जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक। याद रखना, एटॉमिक याद रखना, भूल के देख लेना, मारूंगा फोन में घुस के। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं? और उसको अपन आजकल यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। एटॉमिक मास यूनिट ही है वो। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एटम को नापने की यूनिट। बात समझ में आ गई? इतना छोटा होता है इसलिए अलग यूनिट बनानी पड़ गई उसको। अब ये यूनिट होती कितनी है उसके बारे में, जैसे आपने तो बात कर ली सर, मुझे पता है कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि 100 kg के अंदर 1 क्विंटल होता है, बट आपको ये 1 AMU है, ये कितना चीज होता है, कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कितना होता होगा? सोचो सोचो सोचो, इमेजिन करो, तुम सोचो, मैं भी सोचूंगा। तो जो आपकी एटॉमिक मास यूनिट है ना, उसको अपन नापते हैं कार्बन-12। आप बोलो सर ये कार्बन-12 क्या चीज आ गई यार, नई चीज बता दी, तो कंफ्यूज कर रहे हो सर आप। मैं बताता हूँ, देखो जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पर सब्जी लेने गए, ठीक है। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल समझ में आएगा ना, ऐसे थोड़ी समझ में आता है। तो जस्ट इमेजिन आप कहीं पे एग्जाम्पल, यार कैमरे में से लग रहा हूँ यार मैं। चलो कहाँ था मैं, बुला दिया मुझे, कंफ्यूज कर दिया। तो जस्ट इमेजिन कि आप कहीं पे सब्जी लेने के लिए गए, है ना। अब सब्जी लेने के लिए गए तो वो होता है ना पुराने जमाने वाला, क्या बोलते हैं उसको, तराजू बोलते हैं क्या, 3 रस्सी लगी होती है। अब क्या करते हैं, वो जो सब्जी तोड़ने वाले होते हैं, यहाँ कटा लगा होता है ना, जो सब्जी वो जो वजन करने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास में बाट होता है ना, बाट बोलते हैं क्या, है ना, वेट बोलते हैं। तो वो बाट होते हैं, वेट बोलते हैं, हमारे यहाँ लोकल में बाट बोलते हैं उसको। तो 1 किलो के, 2 किलो के, 3 किलो के, 4 किलो के से होते हैं। तो अगर मान लो कि आपको 1 किलो सब्जी तोड़नी है तो 1 किलो रख दिया, लोहे का होता है वो। अगर तो फिर यहाँ पे जितने सब्जी होती है वो बराबर बराबर तोड़ लिया, अपना काम हो जाता है। अब ये तो हो गया अभी, पर बहुत बार जगह आपने गाँवों में नहीं देखा होगा, देखा होगा तो मुझे पता नहीं, देखा होगा तो बताता हूँ आपको।
तो क्या होता है कि उनके पास जैसे लोहे के बाट तो महंगे आते हैं ना मार्केट में, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं मेरे किसी दोस्त के पास में लोहे का बाट है, तो मैं एक बड़ा सा पत्थर लेके जाऊंगा अपने दोस्त के पास में, उस लोहे के बाट को मैंने यहाँ रख दिया, मान लो 1 kg का है, कितने kg का है, 1 kg का। अब मैं एक पत्थर लेके गया और उस पत्थर को जो है मैंने यहाँ रख दिया, किस पर रख दिया, यहाँ पर। अब मुझे पता नहीं है कि अभी वो 1 kg का है, तो मैंने तोड़ के देखा, अगर ये मान लो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ज़्यादा, ये नीचे आ रहा ज़्यादा भारी है, तो मैंने इस पत्थर को थोड़ा सा तोड़ दिया, फिर मैंने वापस से ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा और ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया, ऐसे करके सेट करके मैंने इसको 1 kg के बराबर कर लिया। अब मेरे पास जो ये पत्थर है ना, ये 1 kg के बराबर, कितना है, 1 kg के बराबर। अब मान लो कि मुझे कोई सामान तोलना है, क्या करना है, सामान तोलना है। अब मेरे पास ये लोहे का बाट तो है नहीं है, पर मेरे पास ये पत्थर है, तो अब मुझे कोई सब्जी अगर तोलनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रख दिया वो 1 किलो वाला बाट। अब मुझे 1 किलो अगर तोलनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो सब्जी है वो मैंने मैंने रख दी यहाँ पे, और इसके बाद में फिर मैंने तोल लिया इसको। अब मान लो कि मुझे 2 किलो सब्जी तोलनी थी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसे 1 किलो ये था, ऐसे कैसे मैंने 1 किलो ऐसा और पत्थर ले लिया, या फिर 1 किलो सब्जी यहाँ रख दी मैंने, तब ये 2 किलो के बराबर वजन हो गया, तब मैं वहाँ पे 2 किलो सब्जी रख लूंगा। तो मैंने एक वो मेजरमेंट बना दिया, क्या कर दिया, मैंने एक वो मेजरमेंट बना दिया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अब मैं इससे आसानी से वजन तोल सकता हूँ। अब ऐसे ही अपने को क्या जरूरत थी कि एटम जितना हल्का होता है ना, तो उस हल्के को तोलने के लिए अपने को ऐसा एक वेट बनाने की जरूरत थी। तो अपन ने वो वेट बनाया, वेट क्या बनाया अपन ने, वेट बनाया अपन ने कार्बन 12 एटम। क्योंकि देखो अब एक एटम भी बहुत भारी होता है, एक एटम भी भारी होता है, क्योंकि बाकी एटम हो सकता है कि यार वो तो उससे हल्के हों, तो इसलिए अपन ने क्या किया, कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का मतलब क्या है कि एक कार्बन एटम है, मतलब कि 1 AMU जो ये कह रहे हैं कि 1 AMU जो होता है, 1 AMU वो बराबर होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्या होता है, तो कार्बन ही है, सिंपल सा, वैसे एक ही कार्बन ही है ये। कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, है ना, अगर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कार्बन 12 हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 न्यूट्रॉन हो गए तो कार्बन 13 हो गया। इतनी डिटेल में आपको समझ जरूरत नहीं है, हाथ पैर समझ लो कि नॉर्मल कार्बन ही है ये, ठीक है। अब इस कार्बन के अपने 1/12 के बराबर होता है 1 AMU, ऐसा तोल के उन्होंने देख लिया। अब 1/12 के बराबर क्या हो गया, तो जस्ट इमेजिन इमेजिन करो कि ये कार्बन है, एक बड़ा सा एटम है, ठीक है। इस कार्बन एटम के मैंने 12 पार्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने ये एक पार्ट जो है ना, ये बाहर निकाल लिया, ये जो एक पार्ट है ना, ये मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। तो इसका जो वेट है ना, ये इसका जो वेट है ना, ये होगा 1 AMU के बराबर, और इस पूरे का जो वेट है ना, वो होगा 12 AMU के बराबर। बात समझ में आएगी नहीं है? अब कुछ भी एटम ले सकते थे वैसे तो, पर उन्होंने कार्बन आइटम ले लिया नापने के लिए, भाई एक चीज बनानी थी अपने को, एक चीज बना ली। तो ऐसा एक जस्ट इमेजिन की मान लो कि ये पिज्जा है, ठीक है। अब वो एक पिज्जा के अंदर 12 स्लाइस है, कितने स्लाइस है, 12 स्लाइस है, तो वो 12 AMU के बराबर है, उसका जो वजन है वो 12 AMU है ना, एटॉमिक मास यूनिट। अब उसमें से एक पीस निकाले तो किसके बराबर होगा, 1 AMU के बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे एटम्स क्या वजन तोलना है, मुझे एटम्स नापने, उनका मास मेजर करना है। तो इसका मतलब अगर हम किसी एटम का जो वजन है वो इसके एक पार्ट के बराबर हुआ, किसी पिज्जा की स्लाइस होगी मेरे पास, ऐसी 12 स्लाइस है मेरे पास, है ना। अब किसी वजन किसी का मान लो कि एक स्लाइस की, मैंने यहाँ पर स्लाइस रख दी मैंने, किसी एटम का जो वजन है वो इसी एक स्लाइस के बराबर है, तो उसका मतलब कि उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1 AMU। मान लो किसी एटम का जो वजन है वो इसकी 2 स्लाइस के बराबर है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 12 AMU। मान लो किसी एटम का जो वजन है वो इसके 3 स्लाइस के बराबर है, तो 3 AMU। मान लो किसी का इसे पूरी पूरी 12 स्लाइस के बराबर है, तो इसका मतलब कि वो 12 AMU हो जाएगा। और कार्बन का कितना होगा, तो कार्बन का वो पता ही है, कार्बन का 12 स्लाइस के बराबर ही होता है, जो कार्बन से तो अपन तोड़ा था, तो वो 12 AMU होता है। बात समझ में आई नहीं है? कितना मस्त कॉन्सेप्ट है ना, और कितना प्यारा से समझाया, नहीं समझाया मैंने आपको, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो वापस बोल दो, मैं वापस समझा दूंगा मैं एक बार। कैसे बोलोगे, टाइप कर देना, मैं समझ जाऊंगा, तो मैं वापस समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, ब्रो इज हियर, ठीक है। तो देखो 1/12 कार्बन 12 जो इसको अपन रेफरेंस लिया है, और 1 AMU होता है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 का जितना मास होता है उसका 1/12 ठीक होता है। अब ये अगर उसको अपन मेजरमेंट करके देखें, तो वो 1 U होता कितना, अपन किलो के हिसाब से अगर देखें तो वो होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है, बताऊं देखो मैं आपको, 1 2 नहीं 0.12166, सॉरी 166
27 है ना। एक दो तीन चार पाँच छः, किलोग्राम। देखो 0.1 ग्राम होता है ना, 0.1 किलोग्राम होता है ना, तो मतलब कि वो कितना 1 ग्राम के बराबर हो गया, 0.1 किलोग्राम। केवल 0.1 किलोग्राम लिख रहा हूँ ना मैं, तो वो 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम कितना अगला सोचो। अब ये 0.16000000000000 किलोग्राम के बराबर होता है 1 AMU। क्या होता है 1 AMU, याद रखोगे। 1.66 इंटू 10⁻27, याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं। दिख रहा है क्या ये आपको, दिख रहा, दिख रहा होगा यार, समझ में आया नहीं आया। तो ऐसे नापते हैं अपन एटॉमिक मास यूनिट को, एएमयू को या यूबी अपन बोल देते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे कि हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन आया था उस एक स्लाइस के बराबर, तो उसकी जो कितना यूनिट होगी, उसकी उसकी यूनिट क्या हो गई, मतलब उसका एटॉमिक मास क्या हो गया 1U। याद रखनी टेबल अपने को, है ना। कार्बन का मैंने बताया था आपको, देखो कार्बन किससे तो अपन लिया था, उसका 1/12 के बराबर, तो कार्बन का 12 ही होगा। नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 20 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 ही होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और कैल्शियम का 40 होता है। अब बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा एटॉमिक मास, ये बड़ा काम आएगा क्योंकि अपने को मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा आगे जाके, तो ये टेबल याद रखना, ठीक है ना। भूल भुला के देख लेना, अंडरवर्ल्ड में जिक्र है के नाम का, ठीक है। तो ये टेबल याद रखनी। देखो वैसे है ना, जितना जनरली, देखो मैं बताता हूँ जनरली, मैं अभी यूं मत बहुत सारा आपने तो बोला था ऐसे मत करना। जनरली जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उनका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसका डबल उनका एटॉमिक मास होता है ना, जनरली। अब एटॉमिक नंबर तो याद रखना पड़ेगा ना, आपने याद किए होंगे ना, वैसे आपको स्कूल में याद कराए होंगे, नहीं तो आप याद कर लेना, कम से कम, नहीं तो ज़्यादा नहीं तो 30 तक याद कर लेना, ठीक है। 30 1 से लेकर के 30 तक के जो भी आपके एटॉमिक नंबर से एलिमेंट्स हैं उनको याद रखना। जैसे कि हाइड्रोजन फर्स्ट पे, फिर हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे आपको 30 तक याद कर लेना। अब जैसे मान लो कि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है, तो इसका तो 1 ही होता है। कार्बन 6 नंबर पे आता है, कितना नंबर पे आता है 6 नंबर पे आता है, तो कार्बन का डबल कितना हो गया, उस 6 का डबल 12, तो इसका एटॉमिक मास भी कितना 12 होता है। तो एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होता है, याद रहेगा ना। वो एटॉमिक नंबर ही अपने काम आएगा कि वैलेंसी में बताऊंगा आपको, बड़े काम की चीज़ है, तो आपको खाली बस याद रखने, ये बड़ी बहुत, ये आपको, ये अगर आपको एलिमेंट्स का नंबर पता नहीं है ना, ये कौन सा एलिमेंट कितने नंबर पे आता है, तो फिर ये चैप्टर में से आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए पहला काम तो ये करो कि आप वो 30 तक के कम से कम एटॉमिक नंबर याद रख लो, खाली नंबर याद रख लो, कुछ नहीं करना आपको, बस बाकी सब काम भाई कर देगा। खाली आप याद रखो कि भाई कौन सा एटम कौन से नंबर पे आता है। जैसे ऑक्सीजन है ना, वो 8 नंबर पे आता है, कितना अब आपको याद, अगर 8, तो आपको ये याद रह जाएगा अपने आप ही कि उसका 16 नंबर, 16 जो क्या हो गया, उसका एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि जैसे कि है ना, इंडिया लगभग बराबर, जैसे कि मान लो कि सोडियम होता है ना, सोडियम में 23 आ रहा है, ठीक है, सोडियम उसके एटॉमिक नंबर का डबल नहीं है। जैसे क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, तो 17 का उल्टा तो 34 होता है, या 35.5 हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा से जरूरी नहीं होता, लेकिन जनरली ज्यादातर 90% चांस के अंदर उसका डबल ही होता है, बाकी डबल के आसपास ही होता है कुछ। बात समझ में आ गई, चले आगे, चलिए भैया आगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन मोलिक्यूल के बारे में, किस बारे में बात करें अपन, मोलिक्यूल के बारे में। एटम समझ में आ गया क्या, एटम में कोई दिक्कत नहीं, सब छोटा छोटा पार्टिकल होता है। रेडियस कितनी छोटी होती है बता दिया मैंने आपको, मास कितना छोटा होता है बता दिया मैंने आपको, मेजर कितना करते हैं वो बता दिया, कैसे करना होता है मेजर, है ना, उनकी रेडियस होती कितनी है, पर याद रखनी पड़ेगी। देखो कोई चीज़ है ना, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं चैप्टर में, जो आपको कुछ कुछ चीज़ें जैसे ज़्यादा याद नहीं रखना, केवल आप तो बस उसकी टेबल याद कर लो खाली, कितनी 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर्स की, बस बाकी सब काम हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। अब बात कर रहे हैं अपन मोलिक्यूल की, क्या चीज़ है अभी मोलिक्यूल। A molecule is a group of 2 or more atoms chemically bonded together। एटम तो हमने पढ़ लिया, अगर दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स जो हैं वो एक जगह आकर के एक जैसे मिल जाएं, सॉरी गलत इशारा हो गया, एक जैसे मिल जाएं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं उसको, मोलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सेप्ट एलिमेंट capable of independent existence and showing all properties of that substance, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एलिमेंट के अलावा कोई ऐसा मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कैपेबल हो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस एंड शोइंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, उस प्रॉपर्टीज की सारी मतलब उस मैटर की सारी प्रॉपर्टी को शो कर सकता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। जैसे कि H2O है, अब H2O अकेला है, केवल एक चीज है, मतलब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और बहुत सारा हाइड्रोजन नहीं, बहुत सारा ऑक्सीजन, केवल 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। ये सारी की सारी वो प्रॉपर्टी जो पानी में होती है, वो सारी प्रॉपर्टी ये शो कर रहा है, जितना जैसा पानी जैसा बिहेवियर है वो वैसा वैसा बिहेवियर इसका भी है, भले बहुत छोटा सा लेकिन वो बिहेवियर कर रहा है।
और ये अकेला इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, एक मतलब एक बूंद में तो सर करोड़ों हो जाएंगे, लेकिन उससे भी छोटा। तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। ये आपने बात की कि मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, दो या दो से ज्यादा, या तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे दूसरे दो ही हो गए, पर किसी में ज्यादा भी हो सकता है, उनको मिला करके क्या बनता है, आपका मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है H2O इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर शोइंग ऑल वाटर प्रॉपर्टीज। ये H2O है, ये एक अकेला भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की शो कर देगा, सारी प्रॉपर्टी शो कर देगा, चिंता नहीं करनी। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल होते हैं दो टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, याद रखना। पहला होता है होमोएटॉमिक और दूसरा क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। अब होमोएटॉमिक क्या चीज है, तो सेम एलिमेंट एटम, जिसके अंदर सारे सारे एलिमेंट जो सेम ही हो, अलग अलग टाइप के ना हो। जैसे कि हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिल गए, हाइड्रोजन का एक एटम था, दो हाइड्रोजन एटम मिल गए। ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के मिल गए। जैसे सल्फर, 8 सल्फर के मिल गए। जैसे कि फॉस्फोरस में 4 फॉस्फोरस के आपस में मिल गए। तो आपस आपस में मिलते अगर रहते हैं, ठीक है सर, हो गया, आपस आपस में मिलते मिलते रहते हैं तो क्या हो गया, वो हेमोटोमिक हो गया। बात समझ में आ गई? हेट्रोएटॉमिक में क्या होते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट एटम्स, जिसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो हैं वो मिले हुए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के मिल गए, इनका रिश्ता हो गया। कार्बन ऑक्सीजन का रिश्ता हो गया। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन का रिश्ता हो गया। जैसे कि कैल्शियम और कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का रिश्ता हो गया आपस में, थ्रीसम चल रहा है यहाँ तो, बट नहीं। तो ये क्या होता है, आपका हेट्रोएटॉमिक हो गया। तो होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर एक ही टाइप के मान लो कि एटम से मिलकर बना है तो होमोएटॉमिक, और अलग अलग टाइप के जो आइटम से मिलकर बना है तो वो हेट्रोएटॉमिक। याद रहेगा ना, भूल लोगे तो नहीं ना। अब बात करते हैं अपने एटोमिसिटी की। क्या होती है एटोमिसिटी? एटोमिसिटी क्या, नाम सुना हुआ है क्या? नहीं सुना है, मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो। एटोमिसिटी टेल्स अस हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल of an element. This number helps predict how elements will behave in chemical reaction. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको कम से कम कितने एटम्स जो हैं वो साथ में रहें तब जाकर के वो कोई मॉलिक्यूल बनेगा, कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। अकेला वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे कि हाइड्रोजन है ना, वो तो अकेला एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसकी एटोमिसिटी 1 है। कितनी है इसकी एटोमिसिटी? 1। जैसे ऑक्सीजन है ना, इसको कम से कम 2 ऑक्सीजन लगते हैं, अकेला ऑक्सीजन कभी साथ में ही रहता, उसके साथ में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन चाहिए उसको। कितना ऑक्सीजन चाहिए उसको? 2 ऑक्सीजन। इसलिए एटोमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है? 2 हो गई। बात समझ में आ गई? ओजोन होती है, ओजोन गैस। अब ओजोन गैस में 3 ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन चाहिए उसको, तभी वो ओजोन का वो मॉलिक्यूल बनेगा। जिस सल्फर में 8 चाहिए होते हैं भैया, कितने चाहिए होते हैं? 8। 7 से 6 से काम नहीं चलता, तो उसकी एटोमिसिटी हाई है उसकी। तो उसकी एटोमिसिटी कितनी है? 8। मतलब 8 सल्फर के एटम चाहिए होंगे तभी वो मिलेगा, तभी जाकर के वो कोई एलिमेंट बने, कोई कंपाउंड बनेगा, कोई एलिमेंट। वैसे एलिमेंट है ये, बट ये बनेगा। समझ में आ रही है ये बात? तो एटोमिसिटी क्या होती है, कम से कम कितने नंबर ऑफ एटम साथ में मिले तो जाकर के उनका एग्जिस्टेंस हो पाए, तो जाके वो साथ दिख पाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एटोमिसिटी। याद रहेगा ना? चलिए आगे। जैसे कि ऑर्गन हो गया, इसकी 1 होती है, हीलियम की 1 होती है, इनको बोलते हैं मोनो एटोमिक। क्या बोलते हैं? इसी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों क्या है? डाई एटोमिक है। क्या है ये? डाई, इनकी 2 है एटोमिसिटी। जैसे कि फॉस्फोरस की 4 है तो टेट्रा एटोमिक है। इससे ज़्यादा जितने भी हो उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉली एटोमिक बोलते हैं। S8 क्या है? पॉली एटोमिक। तो बस 4 ऑप्शन आ जावे, 4 ऑप्शन आ गया आपके पास में। क्या हो गया? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन। इनमें से बताना है आपको कि पॉली एटोमिक जो एटम है वो कौन सा है? कौन सा बताओगे? कौन सा बताओगे? सल्फर बताओगे? सल्फर बताओगे? कौन सा बताओगे? सल्फर। याद रहेगा ना? पॉलीऑर्गेनिज्म में 4 से ज़्यादा हो रहे हैं। 4 है तो टेट्रा, 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई, 1 है तो मोनो। ठीक है, ये होगी इनकी एटोमिसिटी। उसके बाद में अपन चलते हैं बड़ी मस्त। अब भाई साहब ये ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझने वाली चीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट में मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ा थोड़ा सा आपको लगता है ट्रिकी हो सकता है, तो मैं आपको अभी ध्यान समझना इसको, इससे को ये होगा। बाकी तो सब तो हलवा ही था अभी तक तो, जो भी पढ़ा अपन है ना। बात कर रहे हैं अपन, देखो ये तो हो गए नंबर में बताया ना, कोई ये याद रखना आपको एटॉमिक नंबर ये इनके यहाँ से यहाँ तक, ये 18 तक यहाँ लिखे हुए हैं, कम से कम 18 याद कर लेना। वैसे 30 का लो बहुत बढ़िया। वैसे हाइड्रोजन कितना नंबर होता है? 1 नंबर पे। हीलियम कितने में होता है? 2 पे। लिथियम कितना होता है? 3 पे। बेरिलियम 4 पे। बोरोन 5 पे। कार्बन 6 पे। नाइट्रोजन 7 पे। ऑक्सीजन 8 पे। ऐसे ऐसे इन सबके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखी हुई है इनकी वैलेंसी। अब ये वैलेंसी क्या चीज़ है, ये बड़ी काम आएगी अपने, ये बताता हूँ आपको मैं पहले। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? देखो ये बात याद रखना कि जितने नंबर पर एटम है ना, उनके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है,
और उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये 12 नंबर मैग्नीशियम है तो 12 नंबर उसका इलेक्ट्रॉन भी 12 होते हैं उसके अंदर। कार्बन 6 नंबर पे है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन भी 6 होते हैं। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की, सबसे हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं अपन। हाइड्रोजन का जो एटम होता है ना, मान लो कि ये हो गया उसका न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर जो होता है उनके अलग अलग सेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके अंदर हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ही एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर कहीं पर ऐसे घूमता रहता है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। कोई दिक्कत परेशानी? इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाइड्रोजन के बाद में आता है आपके हीलियम। क्या आता है? हीलियम। अब हीलियम में क्या होता है, ऐसे के ऐसे ही जो आपके एटम है उसके अंदर बीच में तो हो गया आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर जो होता है उसके अंदर अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने हैं? क्योंकि दो, मैं कहा ना जितना नंबर पे उतना इलेक्ट्रॉन होता है। दो इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे भर रहे हैं। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में घूम रहे हैं मस्त मस्त। कोई दिक्कत परेशानी? ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो इतना इजी वे में समझाऊंगा आपको मजा आ जाएगा आपको। फिर बात करते हैं अपन हीलियम के बाद में लिथियम। 3 नंबर पे आता है ये, 3 नंबर पे आता है। इसके अंदर जो है मान लो ये हो गया आपके प्रोटॉन, ये हो गया न्यूट्रॉन। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि इसके अंदर है ना दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह गए, पर इसके अंदर इस पहली वाली क्लास के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? दो। ये पहला वाला शेल होता है, दो ही होते हैं। तो फिर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो तीसरे नंबर की सेल में जाता है। किसमें जाता है? वो तीसरे नंबर की सेल में जाता है। अब बोलो सर इससे कितनी सेल होती है, हमको क्या पता? तो मैं बताता हूँ, देखो जनरली अपन जो भी पढ़ रहे हैं, अपन 4 सेल के बारे में बात करेंगे। कितने सेल के बारे में बात करेंगे? 4 सेल के बारे में। उनका नाम होता है के एल एम एन। ध्यान से समझना, ठीक है। जस्ट इमेजिन आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल के अंदर आपकी क्लास है, 9th क्लास में पढ़ते हो ना, और आपकी स्कूल में 9th क्लास के 4 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन है, ठीक। अब मान लो कि आपकी सीट की जो कैपेसिटी है वो पहले क्लास फर्स्ट सेक्शन के अंदर मान लो कि वो 25 है ना। तो अगर 25 स्टूडेंट आपके फर्स्ट सेक्शन में भर गए तो बाकी जो भी बच्चे आएंगे उसको क्या करेंगे, वो सेक्शन बी में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? सेक्शन बी में। मान लो उसकी कैपेसिटी है 30 की, वो थोड़ा बड़ा रूम है, तो अगर 30 उसके अंदर भरनी आ गए, बच्चे उसमें भी आ गए, तो जो फिर बाद में वो भी बच्चे आएंगे उसको सेक्शन सी में डाल देंगे। समझ आ रहा है ना? और मान लो कि जो सेक्शन सी के अंदर जो कैपेसिटी 40 बच्चों की, वो बड़ा हॉल था, वो फिर उसमें भी भर गए तो फिर उसको अपन क्या डाल देंगे? सेक्शन डी में डाल देंगे। तो इस टाइप से जो बच्चे हैं जो आते जाएंगे बाद में उनको बढ़ते जाएंगे सर क्लास में। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। अब ऐसे कैसे मान लो कि 4 सेक्शन है, इसके अंदर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो जो पहला सेक्शन होता है ना, इसके अंदर अपने है ना 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है, आगे बचेंगे तो उसको एल में भेज देगा। एल में होते हैं अपने 8 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर होता है एम, तीसरे नंबर की क्लास, इसके अंदर भी होते हैं वापस से 8 इलेक्ट्रॉन। तो वैसे 18 होते हैं, बट क्या होता है कि अब अभी अपने 9th क्लास के हिसाब से मैं इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो फिर एनर्जी की वजह से, लो एनर्जी कम एनर्जी, और फिर लो के हिसाब से अपन यहाँ 8 ही भरनी आते हैं यहाँ पे। जब एनर्जी कम होती है तो वो इसके इस एल के अंदर इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन को संभाल पाए, तो आगे भेज देता है ये। बट वैसे रूल तो 2 8 18 का, लेकिन अभी आपको 9th क्लास में याद रखना। 9th क्लास में याद रखना अपने को 2 8, और अगले वाले के अंदर फिर आता है 18, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसे भरने आते हैं। पहले वाली कैपेसिटी ध्यान रखिए, तो पहले वाले में इसमें एक ही साथ भरने आ गया, उसमें 2 ही भरने आ गए। अब तीसरे वाले में 3 आ गए, तो पहली क्लास में 3 2 ही भरने आएंगे, दूसरी क्लास में कितना भरने आएगा? तीसरा भरने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मान लो फिर आपके पास में बेरिलियम आ गया। क्या आ गया? बेरिलियम 4 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हो गए, अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले वाले के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आ गया 1 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? तो ये तो हो गया इजी सा। अब थोड़ा सा अपन आगे का मामला लेते हैं। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, अपन लेते हैं सोडियम। लेते हैं, क्या लेते हैं? सोडियम। कितने नंबर पे आ रहा है? 11 नंबर पे आ रहा है। कितने नंबर पे आ रहा है? 11 नंबर पे आ रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि अपन ले रहे हैं सोडियम। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं? 11 है। क्या है? 11। तो ये तो हो गया इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हो गई इसकी पहली क्लास, ये हो गई इसकी दूसरी क्लास। तो पहली क्लास में भरनी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पहला समझ में आ गया? सेल बोलते हैं इनको वैसे, है ना। पर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए।
दूसरे वाले की कैपेसिटी कितने की है? 8 की है, तो 8 भर दो उसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 2 कितने हो गए? 10 हो गए। तो लास्ट वाले जो एक और क्लास बचेगी उसमें भरना पड़ेगा एक और, क्योंकि एक और बच रहा है ना अपने पास, तो 11 है अपने पास, तो कितने हैं? 11 है अपने पास। तो लास्ट वाले को भी अपने को क्या भरना पड़ेगा? इसमें भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आई कि नहीं है? तो इसका मतलब मैंने पहले इसमें 2 भरे, फिर अपन ने 8 भरे और फिर अपन ने 1 भरा, याद रहेगा। जैसे कि इसके अंदर अपन ने 1 भरा, जिसके अंदर अपन ने 2 भरे फिर 1 भरा, जिसके अंदर अपन ने 2 भरे फिर 2 भरा। एक और बात कर, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब बोलो सर एग्जाम्पल समझ में आता है? बिना एग्जाम्पल समझ में थोड़ी आता है क्या? और भारी लेते हैं अपन, जस्ट टेम्परेचर हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है, ठीक है। देखो ये क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और क्लोरीन का ये हो गई पहली क्लास, ये हो गई दूसरी क्लास, ये हो गई तीसरी क्लास। पहली क्लास में इसके भरने आएंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 ही भरने आते सब में, ये तो न्यूक्लियस था। 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी क्लास में इसमें भरने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 प्लस 2 कितने हो गए? 10 हो गए। अब बच गए 7, तो बाहर वाले में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब कि पहले में 2 भरे, फिर 8 भरे और फिर 7 भरे। ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें ऐसे भरने आता है। अब आप बोलो सर ये क्या समझा रहे हो हमको आप? ये क्यों समझा रहे हो हमको? मैं बताता हूँ देखो आपको। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके इससे भरने आ रहे, इस पर बड़ा डिपेंड करेगा कि इनके रिएक्शन कैसे करते हैं। क्यों रिएक्शन कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये बात समझा कि नहीं आता कि कैसे भरने आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। अब हर एटम ये चाहता है कि मैं मेरी क्लास जो है वो पूरी भरी रहे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया आपको, मैंने आपको, है ना, कि आपके क्लास के ना 9 क्लास है, तो क्लास टीचर चाहेगा कि यार मेरे जो क्लास है मेरे बेंच खाली नहीं रहे, मेरी बेंच में इतनी जगह है वो पूरी तरीके से भरी रहे, ठीक है। अब स्कूल चाहेगी कि यार जैसे सेक्शन अगर मेरा बी वाला है तो बी पूरा भरा रहे, सी वाला तो सी पूरा भरा रहे। अगर मान लो कि सी क्लास, मान लो जैसे कि मान लो कि सी कैपेसिटी 40 बच्चों की, अपन बात की थी अपन ने, बी पूरा भर गया। अब उसके पास में बी पूरा भरने के बाद में केवल 5 बच्चे आए। कितने बच्चे आए? 5 बच्चे। तो क्या केवल 5 बच्चों को 40 बच्चों की क्लास में पढ़ाएंगे क्या? भाई उनके लिए फिर अलग से टीचर लेके आओ, अलग से पूरा एग्जाम करो, सारी व्यवस्था करो। तो इसका मतलब कि क्या होगा? केवल 5 बच्चों को क्या करेगा सर? बोलेंगे प्रिंसिपल सर कि देखो सर हमारे तो एडमिशन फुल हो गए, अब तो हम एडमिशन लेंगे ही नहीं। ऐसे होता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट काम करता है अपने इलेक्ट्रॉन के अंदर। दो कितना बढ़िया एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। सेम कॉन्सेप्ट काम करता है, ठीक है। तो हमेशा सेल चाहता है कि उसके जो आउटर मोस्ट ले जो शेल है ना, सबसे बाहर वाला, वो पूरा भरा रहे, ठीक है, भरा रहे, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी उतना भरा रहे। तो जैसे कि मान लो कि ये 2 है, बाहर वाला कितना इसके पास में? 1 है ना। अब क्या है कि ये बाहर वाला है ना, इसकी जगह कितने की है, इसकी कैपेसिटी कितने की? अपन बात की थी अपना 8 है, सेकंड वाली कैपेसिटी कितनी होती है? 8 की। और इसके पास में है 1, तो उसके पास में 2 रास्ते हैं। क्या है? 2 रास्ते हैं कि या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले ये, क्या कर ले ये, 7 एडमिशन और ले ले ये। अगर 7 एडमिशन और ले लेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये 7 भरने आ जाएंगे इसके अंदर, तो ये पूरा इसका भर जाएगा। अब ये लेते कैसे हैं? तो ये लेते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का होता है ट्रांसफर, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन उसके पास जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं। तो ये क्या करेगा? यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन किसी का अगर ले लेवे तो उसका काम हो जाएगा, इसके पास बढ़ जाएगी। या एक तरीका और भी है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देवे, ये भी कर सकता है ना। तो मुझे बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान काम है या 7 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान काम है? ज़्यादा ज़्यादा नंबर कौन से हैं? ज़्यादा तो 7, ज़्यादा 7 कितना भारी काम है। एक सिंपल इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये किसी को दे देगा, तो ये यहाँ से पूरी क्लास ही खत्म हो जाएगी। तो इसकी जो वैलेंसी है ना, उसको अपन बोलते हैं 1। ये कितना इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है उसको बोलते हैं अपन वैलेंसी। अब आपको समझ में आया होगा वैलेंसी क्या चीज़ है। बोलो भाई, इतना बढ़िया वैलेंसी समझाया आज तक आपको। वैसे ये हीलियम था, है ना? हाँ, उसमें तो वन होता है, ये हीलियम था, है ना। हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई आपके? 1 हो गई। कितनी हो गई? 7 चाहिए, हाँ 1 दे सकता है, 7 1 होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन बेरियम की, बेरिलियम की, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2। तो ये कितने हैं? 8 चाहिए, टोटल 8 होने चाहिए ना। तो या तो उसके पास में एक तरीका है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले हुए, क्या कर ले हुए, ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले हुए, या आपने 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले हैं ये किसी को दे दे हुए ये,
तो उसका ये सेल ही खत्म हो जाएगा ना, ये सेल ही खत्म हो जाएगा, तो काम ही टेंशन ही खत्म हो गई। तो ये क्या करेगा, मुझे बताओ 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान काम है, 2 इलेक्ट्रॉन देना का आसान काम है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है, तो वैलेंसी किसकी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे वो लिथियम था, वो बेरिलियम था अपना, क्या था, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मैं। इसको देखो आप, जस्ट इमेजिन आपके पास में है सोडियम। अब सोडियम के पास में लास्ट वाले में है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना है 1। अब इसके पास में 2 तरीके हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले हुए, या अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन ही किसी को दे दे हुए। तो बेटर ऑप्शन क्या है, बेटर ऑप्शन ये है कि 7 ये लेने से बढ़िया इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंको साले को, तो ये पूरी क्लास ही खत्म करो, ये पूरी क्लास ही खत्म हो जाएगी, तो अपना टेंशन ही खत्म हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ये पूरी क्लास ही खत्म कर देगा ये, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए इजी काम 1 वाला है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। अब इसके अंदर क्या है, इसमें उल्टा सिस्टम है, इसकी भी वैलेंसी कितनी है, देखो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो है के बाहर वाले में 7 है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, बट इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान काम है ना। 7 क्यों देगा, अभी मैं क्लास पूरी भरी हुई, 1 बचा चाहिए मेरे को, तो 1 बचा अगर चाहिए तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 1। तो चाहे लेना हो चाहे देना हो, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, जो भी बोल रहा हूँ, चाहे लेना हो चाहे देना हो, पर जितना लेने की कैपेसिटी है, या जितना देने की, बोलकर तो नहीं हो गया, जितना लेने देने की कैपेसिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। अब देखो ध्यान से, आप टेबल आपको ये अब स्लाइड टेबल समझ में आई होगी, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है, ये 1 नंबर पे आता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छोड़ो, इसके पहले वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, काम ही खत्म हो गया, वैलेंसी इसकी हो गई 1। हीलियम जो होता है 2 नंबर पे आता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही पूरे भरे भरे हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पहले वाले में 2 भर गए, तो ना देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, टेंशन ही खत्म हो गई, उसकी तो वैलेंसी होगी 0। लिथियम 3 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले वाले में 2 भर गए, दूसरे वाले में 1 भर गया, तो ये बाहर वाले को निकाल देगा, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन तभी बनाए थे मैंने, 2 पहले सेल में, दूसरे में 2 सेल। अब उसके पास में याद तरीका है कि 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या 2 दे दे किसी को, तो 2 लेना ज़्यादा बेटर है, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। इसे अपने सोडियम का बनाया था, सोडियम 11 नंबर पे है, तो पहले वाले में 2 भर गए, दूसरे वाले में 8 भर गए, तीसरे वाले में 1 भर नहीं आया। अब या तो एक किसी को दे दे या फिर क्या कर ले वो 8 किसी से 7 किसी से ले ले, तो 1 देना ज़्यादा बेटर है, तो क्या हो जाएगी उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपकी अपने क्लोरीन की बात की थी, 17 नंबर पे है, तो देखो 17 नंबर पे इसके पास 2 पल्ले में भर दिए, दूसरे में 8 भर दिए, तीसरे में 7 भर दिए, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा या 7 देगा, ठीक है। तो 7 देना भारी काम है, 1 लेना ज़्यादा इजी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो ये 0 1, फिर 1 2 3 4, फिर 3 2 1 टाइप से इनकी क्या होती है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब यह है कि भाई उनकी कितनी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन लेने और देने की। बात समझ में आ गई है, आई होप समझ में आ जाओगे, कितना डिटेल में समझाया मैंने, वैलेंस सबसे बड़ा टॉपिक ही मैंने वैलेंसी लिया, क्योंकि भाई ये समझ में आ गया ना आपको, तो सब समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आया तो बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाकी तो जैसे कि आपको एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक मास निकालना, और मतलब कि ये सब चीज़ें जो हैं इनसे भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मोलिकुलर मास वगैरह से, और आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे, बट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आपको ये वैलेंसी, ये के एलिमेंट के अंदर कैसे सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कॉम्पिटिशन कैसे होता है, ये समझ में आना चाहिए, डिटेल में समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है भैया। चलो आई होप आपको समझ में आ जाओगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चले आगे, चलिए अब देखो बात करते हैं अपन केमिकल फॉर्मूला बनाने की, कि भैया आप वैलेंसी की वजह से आप अपन केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। देखो तो केमिकल फॉर्मूला होते से मान लो कि आपके पास पता है H2O होता है, तो ये H2O ही क्यों होता है, ये HO क्यों नहीं होता, ये HO2 क्यों नहीं होता, ये H3O क्यों नहीं होता, ये H2O ही क्यों होता है हमेशा, है ना। जैसे कि मान लो कि आपके पास में है H2, जैसे HCl है, तो HCl ही क्यों होता है, ये H2Cl क्यों नहीं होता, है ना। ऐसे फालतू क्वेश्चन दिमाग में आते हैं कि आपके, आने चाहिए, अगर साइंस पढ़ते हो तो क्वेश्चन दिमाग में से फालतू क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं आते हैं तो फिर लेके आओ भाई क्वेश्चन, टीचर को परेशान नहीं किया करो ऐसा। अब देखो मैं आपकी परेशान दूर करता हूँ, तो एक केमिकल फॉर्मूले कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो उनकी जो स्टेप्स होती है, जो 4-5 रूल लिखे हुए हैं सिंपल सिंपल से, इन रूल्स को देखते जाओ, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे होंगे, समझते जो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको मैं बता दिया कि आपको है ना, ये किसकी बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं, HCl की बात करते हैं अपन, है ना, HCl की बात करते हैं अपन। ब्लैक कलर ले लेता हूँ, कि मान लो, अरे दादा भैया क्यों परेशान करता है मुझे, जस्ट इमेजिन आपको दे दिया कि एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है
और आपको क्या करना है, इनकी रिएक्शन करवानी है, तो इनका फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो कैसे बनेगा भैया। तो सबसे पहले भी फर्स्ट राइट सिंबल ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म कंपाउंड। सबसे पहले तो आपको जो H और Cl ये दोनों जो आपको निकालने हैं, इनका क्या लिखो, फॉर्मूला लिखो। सबसे पहला काम तो ये करो। सेकंड काम क्या करो, बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी शुड राइट देयर वैलेंसी। फिर आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी पता होनी चाहिए, अभी अपन निकाले भी थी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1, दोनों की उसके नीचे लिखो। दूसरा काम, फर्स्ट स्टेप क्या किया अपन ने, उसका नाम लिखा। सेकंड स्टेप में क्या कर दिया, उनकी वैलेंसी लिख दी। अब वैलेंसी याद होगी तो लिखोगे ना, तो याद होनी चाहिए, या फिर निकालनी आनी चाहिए। याद होना जरूरी नहीं है, बट आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। नंबर याद होगी तो आप खुद निकाल लोगे, है ना, इसे भी सिखाई मैंने आपको। नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। ये क्या करना है आपको, इनको करना है क्रॉस, इसको करना है क्रॉस इससे, इसको करना है क्रॉस इससे, ठीक है। अगले स्टेप में विथ फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम। ठीक है, क्या करना है आपको, फर्स्ट एटम के साथ में सेकेंड एटम की वैलेंसी लिखनी है, H के साथ में 1, और फिर Cl सेकेंड वाले के साथ में फर्स्ट की वैलेंसी लिखनी है Cl1। अब दोनों ही 1 1 है तो अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं HCl। इस टाइप से बनता है फॉर्मूला HCl, इसलिए HCl होता है, ये H2Cl नहीं होता। ऐसे कैसे बात करते हैं अपन, जैसे कि किसी बात करें अपन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, CO2 की, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन दो हो गया। आपको बोला कि सर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन हुई है आपस में, अब इनका फॉर्मूला बताओ कि वो क्या बनेगा। तो कार्बन की वैलेंसी लिखो सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप में नाम लिखो। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इनकी वैलेंसी लिखो। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। ठीक करना आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। सी के नीचे लिखेंगे अपन 2 और ओ के नीचे लिखेंगे अपन 4। अब देखो 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों को अगर 2 से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 2 से डिवाइड होगा 1, ये होगा 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन CO2। इसलिए फॉर्मूला CO2 होता है, C2O2 नहीं होता, CO4 नहीं होता, है ना, C2O नहीं होता, H2 होता है। बात समझ आएगी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे H2 बनावे अपन H2 बनाते हैं, देखो अब H है O है, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की कितनी होती है 2, करोगे किसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। H के नीचे क्या आएगा 2, O के नीचे क्या आएगा 1, 1 का मतलब राइट लिख सकते हैं H2O। इसलिए देखो हाइड्रोजन H2O बना है और कार्बन CO2 बना है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता दिया ये फॉर्मूले से बनते हैं, नहीं पता दिया ना, आज चल गया ना पता, ऐसे चलेगा पता, अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा ना यार, बिना पढ़े कैसे पता चलेगा। जैसे थोड़ा टफ वाला लेते हैं अपन, है ना, CCl4, है ना, कार्बन और क्लोरीन दो लिखे हुए उनके पास में, ठीक है। कार्बन की जो होती है वैलेंसी वो होती है कितनी 4, क्लोरीन की आपने पढ़ी थी 1 होती है ना, अभी अपन बनाया भी था उसका डायग्राम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन के नीचे आएगा 1, सॉरी कार्बन नीचे आएगा 1, क्लोरीन नीचे आएगा 4, 1 का वैल्यू मतलब है नहीं, तो CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, CCl बनता फॉर्मूला, याद रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ में एक दो एग्जाम्पल और भी दे रखे हैं, इनको आप प्रैक्टिस करना, बड़े मस्त मस्त हैं, बाकी बुकें भी हैं, प्रैक्टिस करना आ जाएंगे आपको, सिंपल सिंपल से ही हैं। तो देखो अगर आपको वैलेंसी समझ में आ गई है ना, तो आपको ये समझ में आएगा। अब देखो दो तरीके, या तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि मैं बोलता कि सर देखो ये वैलेंसी टेबल है, इसमें से वैलेंसी देखना और काम हो जाएगा। बट वैलेंसी देख के रट्टा थोड़ी मारोगे यार, आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस वाले बच्चे रट्टा मारते हैं क्या, रट्टा नहीं मारना है ना। मैं बता सकता था ना इस वीडियो के अंदर ही, मैं बोलता कि देखो ये वैलेंसी, ये हमने बुक में दे रखी है वैलेंसी टेबल, यहाँ से आपको वैलेंसी याद रखनी है, फिर वैलेंसी यहाँ से लिखनी है और आपका आराम हो जाएगा। बट वैलेंसी याद नहीं रखनी है आपको, वैलेंसी निकालनी है आपको, कैसे निकालनी है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, उससे आपका ये सारा काम हो जाएगा। चलें आगे भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट, तो फॉर्मूले बनाना इंपॉर्टेंट काम है, क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में, स्कूल में पक्का आएगा 100% लिख के लो, गारंटी मेरी। अब बात करें अपन मोलिकुलर मास कैलकुलेशन की। देखो एटॉमिक मास तो आपने पढ़ लिया था ना, हाँ एटॉमिक मास पढ़ लिया था। अब बात करें अपन मोलिकुलर मास की। देखो जैसे एटम का मास होता है, वैसे उसके अंदर कितने एटम है उस मोलिक्यूल के अंदर, उसको मोलिकुलर मास बोलते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं H2O की बात करते हैं अपन, है ना, H2O की। अब आपको निकालना है कि H2O का जो मास है वो कितना है, मोलिक्यूल का मास कितना है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, कितना सिंपल सा तरीका है, देखो मेरी बात सुनो। इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो वैसे ये टेबल आपकी बुक में बनी हुई है, और मैं बताया भी था आपको, लगभग लगभग तो जैसे उनके जो नंबर होते हैं उसका डबल ही होता है वैसे तो, है ना, किसी चीज़ में अलग होता है, तो आपको याद रखने वाली बातें हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है कितना हो गया 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम हमारे पास में कितने हैं, 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है, कितना एटॉमिक मास होता है उसका, कितना होता है 12 होता है शायद, कितना होता है 8 16 होता है, 16 होता है भैया, 8 8 16, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। एटॉमिक मास यूनिट से बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो 18 यू जो है इसका किसका आ गया आपके H2O का एटॉमिक मास, कितना इजी है।
तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। और निकालूँ क्या, और बताऊंगी आपको मैं, जैसे कि बात करते हैं CO2 की। ठीक है, कार्बन कितना है भैया, कार्बन तो टेबल में देख लिया करो, कार्बन है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है आपके पास में 16, और ऑक्सीजन है कितने अपने पास में, ऑक्सीजन है अपने पास में 2। करो इनको सोल्व, 12 प्लस 16 टू 32, कितना आ गया भैया 44 एटॉमिक मास यूनिट। वो यू लिखा हुआ है वाह, 444 में कर देना, वो यू है वो। अब बताओ मोलिकुलर मास इजी है कि हार्ड है, अगर आपको एटॉमिक मास आता है तो मोलिकुलर मास तो बहुत इजी है, सिंपल से काम है। और बड़ा निकालू या बड़ा निकालते हैं, चलो क्या निकालू, H2SO4 का निकालते हैं भाई साहब। 1 2 3 एलिमेंट आ गए, 3 एटम आ गए इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है वो कितने, हाइड्रोजन का होता है 1, और हाइड्रोजन के जो एटम है वो कितने हैं 2, पहला काम खत्म। प्लस सल्फर का कितना होता है, सल्फर का देखो, सल्फर का होता है 32, एक ही है 32 लिख दो। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन होता है 16, कितने ऑक्सीजन 4। अब करो भैया इनको सोल्व, 2 1 जार 2 प्लस 32 प्लस 16 4 कितना होता है 64। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो गया 98 हो गया क्या, आई थिंक 98 ही हुआ होगा। 98 एटॉमिक मास यूनिट किसका होता है आपके H2SO4 का। तो ये हो गया इसका मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आते आते और आएंगे ही आएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये एटॉमिक मास याद होना चाहिए बस। और इसमें जनरली जो होता है वो एटॉमिक, मैंने कहा एटॉमिक नंबर याद कर लो, आपका ज़्यादातर काम हो ही जाएगा, 90% काम हो जाएगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा एटॉमिक। तो एटॉमिक नंबर से ही आप वैलेंसी निकालोगे तो आपके वो क्या कहते हैं उसको, वो फॉर्मूले बनेंगे। एटॉमिक नंबर से ही आप मास भी निकाल सकते हो, तो उससे आपके मोलिकुलर मास भी हो जाएगा, उससे एटॉमिक मास भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो वो याद रख लो खाली, बस काम खत्म है। उसके अलावा छोटी छोटी सी बातें इसके अंदर वो आपने चैप्टर में पढ़ ली है। लास्ट टॉपिक बच रहा है अपने चैप्टर का, चैप्टर और फिर चैप्टर खत्म है, द मोल कॉन्सेप्ट। क्या है मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट क्या बोला है भैया, देखो, अ ग्रुप ऑफ 6.022 एंड इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब एक नंबर है, बड़ा लोग पता नहीं टेंशन लेते हैं, पता नहीं तो नहीं, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट समझ में यहाँ से, मोल कॉन्सेप्ट क्या चीज है सर, मोल कॉन्सेप्ट तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा हमारे कुछ, बड़ा सिंपल सा है। क्या है मोल कॉन्सेप्ट, ये एक नंबर है, कुछ नहीं है, एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻, जैसे मान लो कि एक नंबर मैंने बोल दिया 520, वैसा नंबर है ये। जैसे मैंने बोला 1 दर्जन है ना, ऐसे बोला 1 दर्जन है, तो 1 दर्जन 12 होते हैं, और 12 केले लेके हो, या 12 एप्पल लेके हो, या 12 जूते लेके हो, या 12 मोजे लेके हो, या 12 रुमाल लेके हो, 1 दर्जन मतलब 12, ठीक वही होता है ना। तो वैसे ही जो आपके ये एक नंबर होता है, तो बोलते हैं अपन 1 मोल, 1 मोल, क्या होता है 1 मोल। अब ये 1 मोल जो है ना, ये 1 मोल किसके बराबर होता है, वैसे कि 1 दर्जन होता है 12 बराबर, 1 मोल होता है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब कि इसके अंदर 0 0 लगा देना बहुत सारे, है ना, 20 0 लगा देना। अब ये 1 मोल एटम हो, चाहे 1 मोल पार्टिकल हो, चाहे 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या दर्जन तो क्या होता है, एक जैसे केला है, अब मान लो कि मेरे को ऐसे 10,000 केले थोड़ी गिनने हैं, केले तो मुझे 12 ही गिनने पड़ते हैं, लगभग लगभग काम इतना होता है। मुझे रुमाल लेने जाना तो इसलिए बोलूंगा 1 दर्जन रुमाल चाहिए, क्यों, क्योंकि वो उतना में काम चल जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में होते हैं, बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे एटम तो बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए अपन उसको 12 में दर्जन में थोड़ी नाप देंगे, मुझे 1 दर्जन भाई एटम यहाँ से हमारा ट्रांसफर कर देता हूँ, तो वो किस में होते हैं, वो मोल में होते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपना एक नंबर बना दिया अपने 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल ऑफ एटम का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। आपको बोला कि 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल है, इसका मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल है। आपको बोला कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब किया है कि 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन के आइटम है। कुल मिला बस ये नंबर है। जैसे मैंने बोला कि 1 मोल रुमाल है, तो मतलब कि 12 रुमाल है। मैंने बोला कि 1 मोल बोल दिया क्या, 1 दर्जन। मैंने बोला कि जैसे कि 1 दर्जन एप्पल है, मतलब कि 12 एप्पल है। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन के एटम है, तो मतलब कि इतने इतने एटम है। तो ये नंबर याद रखना, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। इस नंबर को हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर, आवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आवोगाद्रो नंबर ही बोलते हैं इसको, या 1 मोल को।
और वैल्यू को पता ही है। ये हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म, और ये हो गया आपका चैप्टर भी खत्म। देखो इस चैप्टर में क्या था, अपन बात की सबसे पहले इसी एटम और मॉलिक्यूल की हिस्ट्री के बारे में, फिर उनके 2 लॉ पढ़े अपन, 2 लॉ को पढ़ने के बाद चल गए अपन पूरी जर्नी के ऊपर एटम की, कि एटम क्या होता है, कितना छोटा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डाल्टन की सबकी थ्योरी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर वो एटॉमिक मास क्या होता है, उसको वजन कैसे करना होता है, फिर वैलेंसी क्या होती है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, सारी 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 चीज़ें पढ़ ली आपने। कितने कम टाइम, मुझे नहीं पता कितना टाइम का रिकॉर्ड हुआ है, बट बहुत कम टाइम के अंदर ही मैंने इतना डिटेल में, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस पर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, जो चीज़ें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने जल्दी में समझा दिया। लेकिन आई होप समझ में आपको सब आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो बता देना, ठीक है। और जो टॉपिक अच्छा लगा, ज़्यादा समझ में आया तो भी बता देना, सर ये तो सर मज़े आ गया, समझ में आ गया तगड़ा वाला आपको। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 3rd चैप्टर हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर जब भी होगा जल्दी आएगा। सोचा हूँ फिजिक्स स्टार्ट कर देता हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है, या फिर इसे अगला चैप्टर लेते हैं। केमिस्ट्री एक चैप्टर बच रहा है, उसके बाद में फिजिक्स का भी देख सकते हैं। लेट्स सी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मस्त रहो, पढ़ाई करो, रिविजन करो। बाय।